देखो बच्चों, आज की क्लास में जो मैं शुरू कर रहा हूँ, ये जो पेपर अभी आपका जेई मेन का हुआ है 22 को, उसके मैं सोल्यूशन डिटेल्ड सोल्यूशन डिस्कस करूँ। इसमें मैंने जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं वो +1 वाले पहले अलग से सॉर्ट आउट कर, क्वेश्चन पेपर में तो मिक्स होकर के आते हैं, लेकिन मैंने +1 वाले सॉर्ट आउट करके इसलिए कर लिए हैं ताकि जो +1 वाले बच्चे हैं अपना पोर्शन वो आराम से अलग से। तो देखो, ये मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ 1 by 1। बहुत आसान है पहला क्वेश्चन, अगर आप इसे देखते हो। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की देखो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की होती है, उसके बाद ब्रोमीन की होती है, उसके बाद आयोडीन। क्लास 9 का क्वेश्चन है, अगर देख तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। हमारा जो आंसर है इसमें बड़ा सीधा सा 3 आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं ये हेलोजेंस जो होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर दिया है, तो हमें इसमें आंसर रिपोर्ट करना होगा 3। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो इतने आसान तो क्वेश्चन यूजुअली आते भी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये +1 वाले पोर्शन से, पीरियोडिक टेबल वाले पोर्शन से था। दूसरा क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज आउट ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, F नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये सब के सब में 3 शेल्स थे पहले, लेकिन एल्यूमिनियम से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बना दिया। अब 3 पॉजिटिव बनाने के बाद जैसे जैसे हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं उसका साइज कम होता चला जाता है। तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे बड़ा है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव का, एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव का साइज छोटा है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव का साइज और छोटा है, सबसे छोटा होगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ये तो एक सिंपल मैं और एडिशनल आसपास के क्वेश्चन जो कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस केस में हम देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइजेस डिक्रीज करते चले जाते। जैसे मैं अगर कहता हूँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसी तरह से और एलिमेंट लिखते 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 मैं फ्लोरीन तक पहुंच, तो साइज डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जब हम कैटायन बनाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं तो 281 है। शेल पूरा का पूरा कम हो गया तो 2 ही शेल रह गए, और पॉजिटिव चार्ज के कारण ये श्रिंक कर जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। इस पे 2 पॉजिटिव आए तो ये ज्यादा छोटा होगा, 3 पॉजिटिव आ गए तो ये सबसे छोटा होना चाहिए। जब कोई एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब उस पर चार्ज नेगेटिव आता है, और नेगेटिव चार्ज यानी एनायन जो होते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एटम के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। तो F नेगेटिव का साइज इसमें सबसे बड़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ इसको कैटेगराइज करता हूँ तो सबसे बड़ा होना चाहिए इसमें F नेगेटिव। उसके बाद इसमें साइज आएगा मेरा सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि इसमें 2 शेल। उसके बाद जो मेरे पास शेल बचते हैं 2 वाले, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एंड सबसे छोटा जो साइज आएगा वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज। तो अब हमें इसमें मैक्सिमम बताना था F नेगेटिव, तो हमारा आंसर बड़ा क्लियर सा। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, कैटायन के साइज छोटे होते हैं एटम के कंपैरिजन, एनायन के साइज उसके एटम कॉरेस्पॉन्डिंग एटम के कंपैरिजन में बड़े हो। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ये दे दिया गया, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो इस केस में हमारा आंसर ये 3 रिपोर्ट होना चाहिए। आंसर 3 आ। +1 के पोर्शन से ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा था, ये भी बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद IUPAC नेम पूछा है हमसे। जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तब हमें फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ जब हम ध्यान देते हैं तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है ये एस्टर और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब हमें ये देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप बड़ा कौन सा है, प्रायोरिटी पर कौन सा आ रहा है। तो एक प्रायोरिटी टेबल होती है, वो अभी मैं ऐसे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको बता भी दूंगा कि वो टेबल क्या होती है, वो आपको पता होनी जरूर। इस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं काउंटिंग करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप। 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 है, ये 4। एक प्रीफिक्स तो ये है, एक फंक्शनल ग्रुप वाला प्रीफिक्स, वो जो गिने नहीं जाते पेरेंट कार्बन चेन में उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन और रेज होता है दिमाग में कि जब कभी एस्टर को प्रीफिक्स लिखा जाता है, ये एक एस्टर ग्रुप, अगर इसको कभी प्रीफिक्स लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? तो इसको हम लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये एल्कोक्सी ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप, एल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। कौन से कार्बन पर ये कनेक्टेड है एल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप? ये कार्बन नंबर 3 पर कनेक्टेड है। कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ एल्कोक्सी, एल का मतलब हो गया यहाँ पर मिथाइल, मिथॉक्सी कार्बोनिल कौन सी पोजीशन पर? 3 पर। एंड 2 पर क्या आ रहा है? ये 2 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन की लंबी चेन बनी, 1 2 3 और 1 4। तो ब्यूटेनोइक एसिड की तरह से हमें इसे नाम करना होगा। और ये फंक्शनल ग्रुप वाला प्रीफिक्स और ये मिथाइल प्रीफिक्स। तो हमारा
हमारा इसमें आंसर बच्चों आना चाहिए 3 +1 के पोर्शन से ये क्वेश्चन है। अगर हम इसको आराम से कंसिडर करते हैं, देखते हैं, तो IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग काउंटिंग करनी पड़ेगी। इस तरह से हम इसका नाम लिखते हो, हमारा इसमें आंसर नंबर 3 आ जाएगा। एक ये प्रायोरिटी ऑर्डर की आप इसमें टेबल चेक कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स में एनहाइड्राइड बड़ा होता है, फिर एस्टर आता है, फिर एसिडाइड और छोटा, अमाइड और छोटा, नाइट्राइल, फिर उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल छोटे, एमीन और छोटे, एल्कीन एल्काइन में हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं अगर सेम कार्बन पर ये ग्रुप आ रहे हैं। ये टेबल आप याद करके रखोगे तो काम आए। कंसीडर द गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से एक केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, गैस सॉलिड कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन रिएक्शन है। इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर दिया है, 0.6 प्रेशर दिया है, तब हम इसमें क्या करेंगे, इसको कार्बन से जब रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बना, हमें बाद में टोटल प्रेशर दे दिया है। इनिशियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज 0.6। अब कुछ इसने रिएक्शन करके, शुरू में तो ये 0 होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद रिएक्शन करके कुछ बन गया, अब इसका अपना कोई प्रेशर होगा, जो अपना इसका कोई प्रेशर होगा वो हमें दे दिया, वो हमें नहीं दिया, एंड टोटल प्रेशर दे दिया। अब इसको थोड़ा सा एक समझ लो, जिन लोगों को थ्योरी नहीं आ रही है इसकी, तो हमने कार्बन लिया, कार्बन को रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमें इनिशियल प्रेशर गिवन है 0. अब ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसका तो कोई प्रेशर होगा नहीं है, तो सॉलिड है, इसको तो छोड़ ही दो। ये है गैस, ये जो ये बना ये गैस बना, इसके कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए इस। अब जब रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा तो वहां CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसका पार्शियल प्रेशर P है, इसका पार्शियल प्रेशर P2 है, तो दोनों का एट इक्विलिब्रियम जब हम चेक करेंगे तो दोनों का प्रेशर P1 प्लस P2 करके ये आ जाएगा टोटल प्रेशर। ये हमें गिवन है, अगेन 0.8 एटमॉस्फेयर जो गिवन है हमें, ये टोटल प्रेशर गिवन। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप इसे सोच सकते हो, चेक कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, P टोटल इज इक्वल टू P ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस P ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन की बात, तो मुझे P टोटल पता है, कार्बन डाइऑक्साइड पता है, इक्विलिब्रियम प्रेशर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का पता चल जाएगा। और जैसे ही मुझे इक्विलिब्रियम प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का पता चल जाएगा तो मैं Kp कैलकुलेट कर सकता हूँ। Kp का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो Kp आप अप्लाई करके बता। तो ये केमिकल इक्वेशन, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर शुरू में प्रेशर ये, जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम आने पर इसका प्रेशर टोटल हमें गिवन है। अब ये प्रेशर इसका रिड्यूस होगा क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये 0.6 माइनस P, एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो इसे डबल 2P करना चाहिए। तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा, टोटल प्रेशर मेरे पास इतना है, और टोटल प्रेशर के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं 0.8 इज इक्वल टू 0.6 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं इसको अगर काउंट करूंगा तो 0.2 आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 0.2 ये P की वैल्यू मेरे पास 0. अब मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, Kp इज इक्वल टू प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी पावर 2 क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये ट्वाइस प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमें ट्वाइस करना होता है। इसी तरह से ये प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज पुट करके मैंने कैलकुलेट किया तो जो मेरा आंसर आया यहाँ वो 0.4 आ जाए। इस अकॉर्डिंग यहाँ हमें आंसर रिपोर्ट करना चाहिए 0.4, यानी फर्स्ट इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा, एनसीईआरटी में बड़े क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, बड़ा सिंपल सा एक ये हमारा इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल था इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमें एक बड़ी सिंपल सी बात चेक करनी पड़ती है कि अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई एक शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, तो इन 3 शेल्स में यहाँ वेव बनेगी एक, इसमें एक वेव बनेगी यहाँ से करके SMS, इसमें बनेगी 2 वेव्स। शेल नंबर 2 का मतलब ही यही होता है कि इसमें टोटल 2 वेव बनेंगी। शेल नंबर 3 में टोटल 3 वेव बनेंगी। तो ये पूरा इसका सर्कमफ्रेंस 2πr है। तो 2πr अगर एक वेव बन रही है तो लैम्डा के बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2πr इज इक्वल टू लैम्डा। और अगर 2 वेव बन रही हैं, पूरे सर्कमफ्रेंस को मैंने एक लाइन से लिख दिया दूसरे वाले को, क्योंकि 2 वेव बन रही हैं, एक वेव और दूसरी वेव, तो ये 2πr इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ये लैम्डा। तो ये वेवलेंथ में यहाँ से इसके सर्कमफ्रेंस
रेफरेंस से चेक कर। एक तो बात इसमें ये है। दूसरी बात जो इसमें चेक करनी है आपको वो है ये कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट हीलियम 1 पॉजिटिव, पहला एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें है क्योंकि 1 पॉजिटिव है। 1 पॉजिटिव को जब मैं पहले वाले शेल से यहां जंप कराऊंगा तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड, तो यानी शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4 की बात हो रही है। एन की वैल्यू जब आपको रखनी पड़ेगी तो एन की वैल्यू 4 रख, बस ये दो बातें हैं इसमें। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, n = 3 का मतलब 3 इसमें वेव्स आई, n = 4 का मतलब एक वेव ये बनी, एक वेव ये बनी, 2 और एक ये 3 और एक ये 4। n = 5 का मतलब यहाँ से एक वेव ये बन गई, दूसरी वेव ये बन गई, तीसरी वेव ये बन गई, चौथी वेव ये बन गई, पांचवी वेव ये। n = 6 का मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ऐसी ऐसी 6 वेव्स, यानी 2πr = n लैम्डा। ये बताना मैं चाह रहा हूँ टोटल आपको बात। तो 2πr = n लैम्डा हम लिख सकते हैं फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट n = 4, क्योंकि मुझे नंबर 4 में इसे पहुंचाना है इलेक्ट्रॉन को। तो अब एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम और रेडियस के लिए लिख सकते हैं ये रिलेशन। रेडियस क्या होता है? रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? n²/z। तो ये जो इससे रिलेटेड कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट हम रख सकते हैं 0.529। अगर एंगस्ट्रॉम में हमें निकालना होता है तब की बात आ रही है, तो 0.5 ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड। तो n लैम्डा = 2πr। r मैंने ये बोर एटॉमिक मॉडल से उठा करके वैल्यू रख दी r की वैल्यू जब मैंने रख दी तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 कैसे आई थी? 4 मैंने अभी बताया कि एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू को 4 लेना चाहिए। और z हीलियम के लिए कितना होगा? हीलियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है 2, तो z इसके लिए 2 हो जाएगा। ये नहीं आ रहा, ये 4 का स्क्वायर कर। ओवरऑल जो इसमें मेरे पास आंसर मुझे मिलना चाहिए सारी कैलकुलेशन करने के बाद 6.64 मिलना चाहिए। दैट मीन्स ये सीधा सीधा 1 है। 1 जो होगा हमारा इसका आंसर। दो कंसेप्ट बच्चों हमने इसमें अप्लाई किए हैं बड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। गिवन एक ये NH2COO NH4 एक ये सॉल्ट है गिवन। इस सॉल्ट को जब मैं सॉलिड स्टेट में, ये गिवन है, जब मैं इसको हीट करता हूँ, डिकम्पोज करता हूँ तो अमोनिया बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है मुझे ये, और पार्शियल प्रेशर की जगह टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। Kp की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछिए, पहले जैसा सही है कोई कुछ सीधा। तो टोटल प्रेशर हमें गिवन है। पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर P टोटल जो होता है एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट स्पीशीज प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड स्पीशीज प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड स्पीशीज। ये तो सॉलिड है, इसका तो काउंट नहीं करेंगे, इसको तो छोड़ दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आ जाए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम हमें 0.4 गिवन है। 1 में से माइनस करके इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया आ गया मेरे पास 0.1, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है इसका और इसका P टोटल के बराबर, गैसेस स्पीशीज के लिए ऐसा हो। अब जो हमारे पास Kp का रिलेशन होता है प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का पार्शियल प्रेशर और उनके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी होते हैं उसको आप पावर पे लगा दोगे, और 2NH3 है ना, ये 2NH, तो ये पावर में आ गया। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 1 है तो यहाँ पावर 1 लिख। डिवाइडेड बाय मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड है तो इसका तो प्रेशर नहीं होगा, इसलिए मैं इसको 1 काउंट। दैट मीन्स ये 0 पॉइंट्स का स्क्वायर हो गया, 0.4 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये आ गया हमारा 0.144। ये हमारा आंसर 1 आ जाना चाहिए। इस सॉरी आंसर ये 3 होगा, 1 नहीं है भाई आंसर, ये आंसर गलत हो गया, आंसर 3, ये आंसर एस। के बाद देखो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम शुरू। ये क्वेश्चन है, इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज स्टिर्ड विद अ पैडल टू इंक्रीज टेम्परेचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखो भाई, जो कंटेनर इंसुलेटेड है तो हीट ना तो इसके अंदर आ रही है ना हीट इससे बाहर जा रही है, Q वैल्यू 0 होनी चाहिए। पहली बात तो यहीं से ये बात पता चल जाती, इंसुलेटेड होने का मतलब ये है। लेकिन इस पूरे कंटेनर के अंदर वर्क किया गया, एक पैडल को मूव कराकर वर्क किया गया। एक पैडल था, इस पैडल को घुमाया, बड़ी तेज से घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, और टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है पूरे सिस्टम के अंदर अंदर, ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, लेकिन बाहर नहीं आई, और बाहर से हीट अंदर नहीं है। तो ये बिल्कुल सिस्टम इंसुलेटेड मतलब आइसोलेटेड हो गया। Q तो इसके लिए आ जाएगा 0। लेकिन ये जो वर्क किया गया
ये सारा का सारा वर्क इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आज, क्योंकि एक्सपेंशन तो कुछ हुआ नहीं है, बाहर से तो कुछ हीट मिली नहीं है, बाहर तो कुछ हीट नहीं निकली है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सारा का सारा चेंज इन एनर्जी वर्क के बराबर आ जाएगा। जो अंदर सिस्टम के टेम्परेचर बढ़ा है वो बाहर की हीट के कारण नहीं बढ़ा। अब हमें इसमें ये 4 पैरामीटर्स बताने। W इक्वल टू 0 तो नहीं है भाई, ये तो गलत, क्योंकि वर्क तो अंदर हुआ है, तो ये वाली बात तो यहीं के यहीं गलत हो जाती। E इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू W नॉट इक्वल टू 0, ये वाली बात करेक्ट, और Q इज इक्वल टू 0 भी है, ये वाली बात भी करेक्ट। अब हम अगर इसको देखते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0, W 0 नहीं है, तो ये बात फिर गलत हो जाती। Q नॉट 0, डेल्टा E 0 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो बड़ी है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2। तो सोल्यूशन देख लो, क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर में लिक्विड स्टर किया गया, Q 0 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया आइसोलेटेड सिस्टम है तो Q 0 होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा U या डेल्टा E बोल दो इज इक्वल टू Q प्लस W हो, जबकि यहाँ Q 0 आ गया, तो डेल्टा E या डेल्टा U इक्वल टू W हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा E एंड W दोनों बराबर हैं लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आया। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर 2 आ जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना करके इन्होंने ये दिया, न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसके बाद। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी चेक करते हैं, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैग्नीशियम की, बेरिलियम की। बेरिलियम मैग्नीशियम में तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये तो नहीं है। पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मैग्नीशियम की ज्यादा है, तो ये भी नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा फ्लोरीन की होती है, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर गलत है। पहले ही वाला ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप 16 का मेंबर है, ये ग्रुप 15 का मेंबर है, ग्रुप 14 का मेंबर है, ग्रुप 13 का मेंबर है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती। फर्स्ट के लिए तो हमारा ए के लिए तो फर्स्ट ही आ जाएगा। कैटायन के साइज अगर हम देखते हैं तो देखो, जो लिथियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम पूछा है इन्होंने, जब हम लिथियम के बाद, लिथियम का साइज है कुछ, एटम का साइज, बेरिलियम पर आते हैं तो बेरिलियम का साइज थोड़ा छोटा हो जाता। फिर इसके बाद जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम एटम के साइज, एटम की बात कर रहा हूं, बराबर बराबर से होते हैं लेकिन हमसे पूछा है कैटायन का साइज, तो लिथियम पॉजिटिव बनाने में एक पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। मैग्नीशियम से जब बनाओगे तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनेगा, इसका साइज काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली लिथियम एंड मैग्नीशियम के साइज तो बराबर बराबर हैं। तो सो कॉल्ड से एक एक्सेप्शन की तरह से भी समझ सकते हो। इसमें शेल 2 होने के बावजूद भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, लिथियम में 1 पॉजिटिव होने के बावजूद भी, क्योंकि लिथियम एटम मैग्नीशियम एटम के साइज सेम है, 1 पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका साइज काफी कम हो जाएगा। और मैग्नीशियम का बनाएंगे तो मैग्नीशियम में तो पहले एक बार में काफी कम हुआ, फिर दूसरी बार में और ज्यादा कम हुआ, तो मैग्नीशियम का साइज लिथियम के साइज से कैटायन का छोटा होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लिथियम पॉजिटिव बड़ा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव छोटा, बेरिलियम 2 पॉजिटिव। अब बेरिलियम में तो शेल ही नहीं बचे, जब मैग्नीशियम ही इतना छोटा हो गया तो बेरिलियम तो सबसे छोटा होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मेटालिक कैरेक्टर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पीरियोडिक टेबल में कम होते चले जाते हैं मेटालिक बिहेवियर। तो सोडियम सबसे ज्यादा मेटालिक है, उससे कम मेटालिक मैग्नीशियम, उससे कम मेटालिक एल्यूमिनियम। सोडियम से भी ज्यादा होता है पोटेशियम, डाउन द ग्रुप मूव करने पर मेटालिक बिहेवियर बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो। तो इसका मतलब है कि यही वाला करेक्ट है, आमने सामने सीधे सीधे दे दिया। अब यही बचा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो भाई क्लोरीन फ्लोरीन में तो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, फ्लोरीन की होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन में इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल साइज के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम रहती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो यही ऑर्डर इसका भी। दैट मींस ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4। ये पहले वाला ही हमारा आंसर आ गया। बड़ा सीधा सा एक ये रिजल्ट मिला है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम इसके बाद। अच्छा, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, +1 वाला पार्ट ही चल रहा है अभी, ये +1 वाले पार्ट से ही सारे क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दे दिया ये क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन दे दिया। डबल बॉन्ड के कारण 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। जैसे हम कहते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक ग्रुप CH3 लगा है, एक ग्रुप H लगा है, एक ग्रुप H लगा है, और एक ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप काउंट कर लो आप, इसे X मान लो। इसको अगर मैं X मानता हूं तो X यहाँ लिख, तो एक बार H एंड
H ट्रांसफर हो गए, एक बार H एंड H सिस पर हो गए। तो दो तो इसके बन गए, डबल बॉन्ड के कारण दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। दो टाइप के होते हैं ना स्टीरियो आइसोमर, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। तो जो ज्योमेट्रिकल बने वो स्टीरियो आइसोमर ही हैं दो। दो तो ये हो गए। दूसरी साइड देखते हैं। अब दूसरी बार में आप ये करो कि इस पूरे को X मान लो या Y, इस पूरे को जब आप Y मान लोगे, इस Y के साथ कार्बन हाइड्रोजन CH3OH ये एक कार्बन कायरल कार्बन है। वो कार्बन कायरल होता है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, ये कायरल कार्बन बन गया। एक सिंगल कायरल कार्बन के बिहाफ पर दो स्टीरियो आइसोमर बन, दो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उनको एनेंटियोमर्स भी कह सकते हैं। तो दो इसके बन गए, दो इसके बन गए। तो दैट मींस टोटल हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बनने चाहिए इसके। तो अगर मैं इसे सिस ट्रांस कहता हूं, इसको D एंड L कहता हूं, तो एक हो जाएगा सिस, जो 4 बनेंगे, एक सिस बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा। तो एक बार इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी ले लो, ट्रांस को भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ले लो। एक बार सिस वाला लेवो रोटेटरी होगा, मिरर इमेज की बात कर रहा हूं, एक बार सिस वाला, ट्रांस वाला, लेवो रोट। ये वाले 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये वाले 4 स्टीरियो आइसोमर्स इसमें हमें आंसर करने हो। दैट मींस इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लिखनी है तो आप 4 वैल्यू अपनी यहाँ पर लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव लीनियर शेप। तो जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उसमें हमें इनकी सबकी शेप बनानी पड़ेगी। बड़ा आसान तरीका है। सल्फर के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ ऐसे शेयरिंग करा दिया कि एक ने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक ने बनाया डबल। ऐसे बॉन्डिंग आपको शो करनी चाहिए। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर किए गए कि ऑक्सीजन ने नहीं दी शेयरिंग में, बस सल्फर के हैं ये। तो ऐसा बनेगा सल्फर एक पोजीशन पर लोन पेयर, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके और इसके बीच में रिपल्शन, वैलेंस बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में और इस लोन पेयर में जब रिपल्शन चेक करोगे तो इसे ट्रायगोनल प्लेनर पर होना चाहिए। लेकिन ट्रायगोनल प्लेनर पर एक पोजीशन पर लोन पेयर है, इसे हटा दो यहां से, तो बेंट या वी शेप्ड एक ये स्ट्रक्चर बने। तो ये लीनियर नहीं है। सिंपल सी बात ये पता चली कि सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट लीनियर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को काउंट करते हो, सिग्मा बॉन्ड को करते हो, सिग्मा बॉन्ड को करते हो, पाई बॉन्ड को नहीं करते। तो sp2 है तो बेंट हो गया, ये 120 एंगल हो गया, यहाँ लोन पेयर है। तो दिस इज नॉट लीनियर। पहली बात तो ये हो गई कि हमने इसको रिजेक्ट दिया, ये लीनियर नहीं। BeCl2 पर आते हैं। बेरिलियम एक ऐसा आइटम है जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आउटर शेल के लिख दिए टोटल, और क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड पेयर बना दिया। जब मैं बॉन्ड पेयर को, इस बॉन्ड पेयर और दूसरे वाले बॉन्ड पेयर को चेक करूंगा तो रूल ये होता है कि इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने के लिए एंगल 180 रखना होगा। दूसरा एक तरीका है, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लो। बेरिलियम के पास लोन पेयर हैं 0, सिग्मा बॉन्ड है बेरिलियम के पास 2, सम आ गया हमारे पास 2, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 चाहिए, एक S चाहिए, एक P चाहिए। sp होगा तो लीनियर होगा। मींस ये हमारा सही है, मींस इसको लीनियर होना चाहिए। अब आती है बात N3 नेगेटिव की। जो N3 नेगेटिव है उसकी पहले आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा। नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। एक ऐसा लिख सकते, एक तरीका है ये लिखने का, और इसके रेजोनेंस भी बन जाते हैं, वो बात एक अलग है। यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 0 लोन पेयर है, पॉजिटिव आ गया ना, 0 लोन पेयर है। ये बात ध्यान देने की। अगर लोन पेयर रख दिया, इसके आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। लोन पेयर था, इसने उसने बॉन्ड बना दिया नाइट्रोजन। इस सेंट्रल नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जान लो कि ये लीनियर जानने के लिए एक सिग्मा बॉन्ड ये इधर, एक पाए, ये सिग्मा, ये पाए। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम सिग्मा प्लस लोन पेयर करते हैं। सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास, सेंट्रल नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर हैं 0, आंसर आ गया 2। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के हिसाब से sp बनेगा। sp लीनियर होता है, इसका मतलब है हमारा ये वाला आंसर, ये आ गया हमारा लीनियर। I3 आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा आयोडीन के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। पहले बॉन्डिंग बनाएंगे फिर देखेंगे बाद। आयोडीन है, आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन। इस आयोडीन के पास लोन पेयर्स तो हैं
लेकिन यहाँ d ऑर्बिटल्स भी खाली पड़ा हुआ है। I2 मॉलिक्यूल बनाया अभी मैंने, d ऑर्बिटल भी खाली पड़ा हुआ है। ऐसे इसकी बॉन्डिंग अगर देखी जाती है तो ऐसे होगी, एक s ऑर्बिट, एक ये p सबशेल के 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस एक इलेक्ट्रॉन को आप दूसरे आयोडीन एटम से कंबाइन करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हुए आप I2 बना देते हो। अब I2 तो बन गया, लेकिन मुझे तो I3 गिवन है। यहाँ d ऑर्बिटल भी खाली पड़े हुए, 5 d ऑर्बिटल जो खाली पड़े हुए हैं उनमें से एक d ऑर्बिटल में ये बाहर से आया हुआ I2 के साथ क्या करते हैं, एक I नेगेटिव का रिएक्शन करते हैं, क्या बन जाएगा, I3 नेगेटिव बन जाए। ये I इसमें अपना लोन पेयर डोनेट करे, सिग्मा बॉन्ड बना है तो पहले 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर पहले से था, अब हमने क्या किया, एक और बॉन्ड बना दिया, अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। और भी किसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो भी कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी डिटेल बता रहा हूं। sp3d में अब मुझे लिखना था इस आयोडीन को ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस पर आयोडीन को रखने के लिए और लोन पेयर को 120 एंगल पर रखने के लिए ये 3 लोन पेयर, 1 2 और एक 3, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लिखना इसको लीनियर ही पड़े। ठीक है, ये sp3d है बट इट विल स्टिल लीनियर, स्टेबिलिटी को मेंटेन। अगर लोन पेयर ये यहां रख दोगे आप तो लोन पेयर में रिपल्शन 90 डिग्री का हो जाएगा, जो कि ज्यादा है। तो ये मॉलिक्यूल लीनियर है भाई, आयोडीन फिर आयोडीन फिर आयोडीन, और इस पूरे पर एक नेगेटिव। बात ये पता चली कि ये भी हमारा लीनियर ही आ रहा है, 3 हो गए लीनियर। चौथे को देखते हैं, NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, एक पॉजिटिव है, रह गए 4, 2 एंड 2। ऑक्सीजन ने कॉम्बिनेशन किया, इस ऑक्सीजन ने कॉम्बिनेशन किया पाए बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बनाकर, और मैंने एक बॉन्ड इसका ऑक्टेट इसका पूरा दूसरे के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ऐसा कुछ बनना है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, NO2 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप अगर इसको देखते हो तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है और ये वाला सिग्मा है, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की संख्या है 0 और सिग्मा बॉन्ड की संख्या है 2, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, तो टोटल मिला के क्योंकि 2 आ गया सम, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होना चाहिए भाई sp, और अगर sp है तो ये भी होगा लीनियर, तो ये वाली बात भी करेक्ट। अब बात आती है NO2, जो NO2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के आउटर शेल में है इलेक्ट्रॉन टोटल 5, इन 5 में से ये तो बनाएगा डबल बॉन्ड, एक बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड रह गया एक ऑर्बिटल में, रहता तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, लेकिन ये इस बॉन्ड पेयर को एंड इस वाले बॉन्ड पेयर के साथ कुछ रिपल्शन शो करेगा, जिसकी वजह से ये लीनियर नहीं हो। जैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इट विल डेविएट फ्रॉम लीनियरिटी। तो NO2 जो हमारा है न्यूट्रल वाला, वो हमारा लीनियर नहीं होगा। हमारे आंसर आ गए 4, 1 2 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि लीनियर शेप कितने की है, तो आंसर है 4 की है लीनियर शेप, 4 है हमारा आंसर। बाकी सब हमने प्रूव किए कि ये लीनियर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद केरियस मेथड है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। केरियस मेथड पे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, जेल्डॉल मेथड हो गया या केरियस मेथड हो गया या ड्यूमास मेथड हो गया, फॉर्मूला बेस्ड ही। 180 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने, इस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने पहले क्लोराइड में कन्वर्ट किया, सोडियम एक्सट्रैक्ट से कन्वर्ट करके, फिर AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर लिया। AgCl प्रेसिपिटेट का मास गिवन है, पूरे कंपाउंड का मास गिवन है 180 ग्राम था। AgCl का मास 143.5। फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इसकी परसेंटेज है क्लोरीन की, वो आपको बताना। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूले के बेस पर परसेंटेज ऑफ हेलोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन। हेलोजन क्योंकि अलग अलग होते हैं, कभी क्लोरीन, कभी ब्रोमीन, कभी आयोडीन। हेलोजन का यहाँ क्योंकि क्लोरीन है तो 35.5 हो जाता है एटॉमिक। वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड आ गया हमारा 143.5। 108 तो सिल्वर का मास है। मास ऑफ AgCl लिखना था हमें, तो AgBr भी हो सकता है, AgI भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि हेलोजन है तो 35.5। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 143.5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये गिवन है हमें, 1 फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, ये सीधा हमारा आंसर आ गया। गिवन मास ऑफ AgCl ये एटॉमिक मास हो, यही बताया अभी आप। और इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl ये गिवन भाई, Ag का हो गया 108, Cl का हो गया 35.5, ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन रखा, मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड किया, डिवाइडेड बाई मास ऑफ AgCl किया, डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड किया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो
दोगे, कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट आएगा 19.7, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर देना होता है तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा, 20% है, मतलब 20 हमें आंसर इसमें करना। ये रहेगा हमारा इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से +2 के शुरू हो जाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, NiCl4 गिवन है। अब तो हमें इसमें एक तो बताना है चार्ज ऑन मेटल यानी ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है मेटल, और शेप बतानी है। निकल जो होता है एटॉमिक नंबर 28 होता है। अगर 28 है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, यहाँ NiCl4 2 नेगेटिव, Cl का -1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस x इजिकल टू आ गया 2 -2, x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस। तो एक तो बात हमारी क्लियर हो गई कि निकल पर चार्ज +2 है, मतलब या तो आंसर इसमें से है या आंसर इसमें से। ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये आंसर तो नहीं। अब हमें दूसरा काम क्या करना है? अब हमें दूसरा काम ये करना है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेक करनी है, हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए देखना पड़ेगा। निकल का एटॉमिक नंबर 1, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो ये हो जाएगा 1s 2s2p 3s3p 4s3d 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लास्ट वाले लिख लिए बस मैंने बाहर। 2 पॉजिटिव का लिखना है लेकिन मुझे, क्योंकि चार्ज इस पर 2 पॉजिटिव है, तो निकल 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे, यहां से नहीं हटाओगे, तो ये हो जाएगा 3d8। 3d8 को फिल कैसे करोगे आप? होल्ड्स रूल के अकॉर्डिंग फिल। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी पूछ सकते। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 0 बचे। यहाँ 4p में पहले से ही 0 है। अब मुझे 4 Cl यहाँ भेजने हैं। Cl नेगेटिव वीक लीगेंड होता है, तो ये इनको पेड अप नहीं कर पाएगा। लीगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करके पेड अप कर देते हैं, और अगर लीगेंड वीक होते हैं जैसे वाटर, जैसे Cl, जैसे F नेगेटिव, तो ये पेड अप नहीं कर पाएंगे। तो क्लोरीन यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट, यहाँ डोनेट, यहाँ डोनेट। ये जो क्लोरीन डोनेट कर रहे हैं इसके कारण हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और अगर sp3 है तो इसको टेट्राहेड्रल। दैट मींस इन दोनों में भी अब ये स्क्वायर प्लेनर वाला गलत, हमारा आंसर होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, Cl की जगह Cn होता तो पेड अप हो जाते, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता तो NiCN4 होता, Cl की जगह Cn होता, तब हमारा आंसर स्क्वायर प्लेनर। फिलहाल इसमें हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। दैट मींस इसके लिए आंसर फाइनली आप रिपोर्ट करोगे 1, तो 1 आंसर हमें रिपोर्ट करना चाहिए फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सोल्यूशन। सोल्यूशन वाले चैप्टर से ही है। जब हम किसी सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं और उसमें फिर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया बाहर, तो सॉल्यूट के जितने ज्यादा पार्टिकल आप ऐड करोगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि जितना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है। ये कॉन्सेंट्रेशन जो हमें गिवन है, 1 का गिवन है 10 to the raise -4, 10 to the raise -3 मोलर NaCl, 10 to the raise -2 सबसे ज्यादा है, 10 to the raise -2 मोलर NaCl सबसे ज्यादा कौन सा। उसके बाद आता है हमारे पास 10 to the raise -3 NaCl है। उसके बाद हमारे पास आता है 10 to the raise -4, और यूरिया का भी 10 to the raise -4। अगर इन कॉन्सेंट्रेशन को हम चेक करते हैं तो इस हिसाब से NaCl का एक मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, इसका मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, एक प्लस एक माइनस, इसका मॉलिक्यूल भी 2 पार्टिकल प्रोड्यूस करे, एक प्लस एक माइनस, NaCl। लेकिन यूरिया, ये जो हमें गिवन है यूरिया मॉलिक्यूल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 NH, इसमें तो आयंस नहीं। अगर इसमें आयन नहीं है तो इसका एक ही पार्टिकल काउंट, तो 10 to the raise -2 का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा, और इनके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इससे डबल कर दिया, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो कॉन्सेंट्रेशन को, लेकिन इसे डबल नहीं कर, तो सबसे ज्यादा तो हो जाएगा हमारा 10 to the raise -2 वाला, थर्ड सबसे ज्यादा है, यानी ये तो रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये 2 बचे। उसके बाद हमारे पास आना चाहिए 10 to the raise -3 NaCl, तो उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड, ये सेकंड आ गया, आंसर तो यही पता चल गया 2 है। लेकिन इसके बाद 1 क्यों लिखा? ये तो बराबर हैं दोनों, यूरिया एंड NaCl के कॉन्सेंट्रेशन दोनों के बराबर हैं। यूरिया क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका एक ही पार्टिकल आएगा और इसके एक पार्टिकल की जगह 2 पार्टिकल हो जाएंगे। दैट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl में ज्यादा आएंगे, तो ये इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे डिसाइड कर सकते हैं, आंसर हम इसका 2। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी +2 का है और हेलो एल्केन से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 गिवन है हमें, RCl गिवन है, CH3O CH2Cl विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म। दूसरे स्टेटमेंट में हमसे कहा गया प्रोटिक
मीडियम का मतलब पोलर सॉल्वेंट होना, जैसे वाटर वगैरह अगर ले रहे हो। स्टेटमेंट सेकंड में हमने क्या करा है, इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN2, क्योंकि ये प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो SN2 से ये होना चाहिए। बात ये भी करेक्ट है। देखो SN2 मैकेनिज्म तब होता है जब हमारे पास कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनता, और स्टेबल तो नहीं बन रहा है, प्राइमरी होना तो चाहिए था। लेकिन एक और कंडीशन है, जब कभी कोई मॉलिक्यूल स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। स्टेरिकली हिंडर्ड होने का मतलब ये हो गया, जिस कार्बन पर आप रिएक्शन कराना चाह रहे हो SN2, उस कार्बन पर अगर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो बात करेक्ट है, प्राइमरी देख करके नहीं बोलना सिर्फ कि प्राइमरी हो गया तो बस SN2 देगा। प्राइमरी के साथ साथ these groups are bulkier, और अगर बल्कियर ग्रुप हैं तो ये SN2 रिएक्शन नहीं होने देंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। SN1 की बात की जाए, SN1 रिएक्शन तब होते हैं जब कार्बोकेटायन स्टेबल बनता है। तो पहले वाले केस में कार्बोकेटायन बना के चेक करो, CH3 ऑक्सीजन, CH2, ये वाला Cl मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप इसे देखो, है तो ये प्राइमरी, लेकिन भाई रेजोनेंस स्टेबल है। जब रेजोनेंस करा दोगे इसको तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, टर्शियरी से भी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये SN1 ही देगा, क्योंकि जिनमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनते हैं वो SN1 देते हैं, जिनमें कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनते और स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होती वो SN2 देते हैं। सेकंड में ये रिएक्शन SN2 नहीं देगा, फर्स्ट में SN1 देगा। तो ये बात दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर आप इन स्टेटमेंट पर ध्यान दोगे तो पहला यूं इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि SN1 स्टेबल कार्बोकेटायन से, ये SN2 नहीं देगा क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। दैट मींस पहला ही इसमें आंसर ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी? थोड़ा सा याद करने का क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसमें क्या है, आप 5-7 जो विटामिन हैं उनके केमिकल नेम याद। कोबालेमिन होता है, बायोटिन होता है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक याद रखना पड़ेगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। तो आंसर तो इसका आ गया हमारा 2, इसमें तो कोई इशू की बात। एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम विटामिन सी बोल। तो मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ आपको, एक ये वाली, ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी ये बताने में कि किस विटामिन का केमिकल नेम क्या है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, मेन कर लेना याद। जैसे राइबोफ्लेविन आ सकता है, थायमिन आ सकता है, बायोटिन आ जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड आया ही है, ये आता भी है, रेटिनॉल है। तो मेन ये सारे सेल से आप याद कर लोगे तो काम चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग +2 का है, ये भी क्वेश्चन +2 के पार्ट का एल्डिहाइड से। फेलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं। जो फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट है वो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए जो हमारे पास R-C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H होता है। जब हम इसको कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो इसका ब्लू कलर डिसअपीयर होकर Cu1 पॉजिटिव बन जाता है। एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं। बेंजीन पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H टॉलरेंस रिएजेंट होता तो बेंजल्डिहाइड देता। फेलिंग सोल्यूशन इसलिए नहीं देता क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड जो है रेजोनेंस करके डिसअपीयर। तो हम बेंजल्डिहाइड के बारे में बोल रहे हैं कि ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, नॉर्मल एल्डिहाइड दे। पहले वाला जो हमारा आंसर है वो नो है। अच्छा ये तो कीटोन है, कीटोन तो ना तो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं ना फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते, ये नहीं देंगे। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये बेंजीन जरूर आ गया लेकिन इसके साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये बेंजीन के साथ CHO अलग है, तो यही फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा। ये टॉलरेंस टेस्ट भी देगा, फेलिंग सोल्यूशन। और अल्कोहल तो देते ही नहीं, अल्कोहल की बात ही है। हाँ अगर ध्यान रखना ये अलग से बात है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते, ये कीटोन तो नहीं देता, सिंपल कीटोन तो नहीं देगा टेस्ट, टॉलरेंस भी नहीं देगा, फेलिंग भी नहीं देगा। लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट भी पॉजिटिव देते हैं, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव हैं। एक क्वेश्चन ये हो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसमें हमें आंसर 3 लिखूंगा जो कि हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो इसके बाद 4F7 कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल। यूरोपियम 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, GD 3 पॉजिटिव, TB 3 पॉजिटिव, SM 2 पॉजिटिव। ये सब के सब लेंथेनाइड सीरीज के मेंबर। एक ये हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5 SM है भाई, ये थोड़ा इसे करेक्ट करना। इनमें से आपको लेंथेनाइड के पता होने चाहिए कि इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या। SM2 पॉजिटिव का 4F6 होता है, ये करेक्ट। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 निकलते हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन EU एंड GD3 पॉजिटिव। EU 3 पॉजिटिव का तो 6 आ जाता है लेकिन 2 पॉजिटिव का 7। एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 6 जाएगा। तो
यहाँ पर हमारे दो आंसर रहेंगे, एक तो ए रहेगा और एक रहेगा नहीं, एक तो बी रहेगा और एक सी रहे, तो बी एंड सी। कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक की। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट है छोटी, अगर आप इसको दिमाग में रख लोगे और ध्यान से इसको कर लोगे तब आपसे सॉल्व कर। तो लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड ये, तो हमारा इसमें आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन है, ये डाई हैलाइड है, इस सेकेंडरी अमीन को रिएक्शन किया है और प्रोडक्ट ये बता रहे हैं कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा, बी आर हटेगा। पहली बात इस पे ध्यान देना, एक्सेस है मतलब हमें रिएक्शन दोनों का कराना, पहली तो बात, क्योंकि एक्सेस में गिव। उस हिसाब से दो आंसर हो सकते हैं, यहाँ तो एक क्लोरीन लगा रह गया तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेस में गिवन है। भाई ये कहां से उठाया क्वेश्चन, आर सी एल एजेस, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, सीएल हट गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा, बी आर यहाँ से हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, सीएल यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ऐसे दो ग्रुप लगे होने चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा ये तो आंसर नहीं हो सकता, 3 भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल दिया यहाँ से सेकेंडरी अमीन गिवन है, जबकि यहाँ तो NH2 दे दिया, तो ये तो गलत है बिल्कुल। अब बात बचती है एक्सेस में दो, एक हमारा 1 और एक हमारा 4। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पर आते। जब मैं इसको डिटेल से करता हूँ क्वेश्चन को, ऐसे कुछ मैं सोच, यहाँ से मैंने बी आर हटाया, बी आर एंड सीएल थे, ये बी आर पहले हटेगा क्योंकि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीक होता है। जब बी आर मैंने हटा दिया तो यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एंड सीएल। फिर मैंने इसको करा दिया रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबल है ये, क्यों डबल बॉन्ड आ गया इस पोजीशन पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ सीएल आ गया। तो अब ये वाला जो कंपाउंड है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो आया है, पर आप इस न्यूक्लियोफाइल को बाहर से जो आया नाइट्रोजन का लोन पेयर पर रिएक्शन करेगा, CH3 एंड CH, पहला तो आपने बना दिया, ये जो बना अब फिर दोबारा से रिएक्शन करे, यहाँ पर लगा हुआ है CL, अभी इसको तो कुछ किया नहीं, ये दोबारा से रिएक्शन करेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है फिर दोबारा इस कार्बन पर जाकर रिएक्ट करता है और CL हट जाता है। हमें जो प्रोडक्ट इसमें फाइनली मिलना चाहिए वो ये प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन CH3 नाइट्रोजन CH3, ये है आंसर। अब इस आंसर को अगर देखते हो, इन दोनों में से सॉर्ट आउट करते हो तो ये वाला आंसर फर्स्ट है, ये वाला नहीं है। ये क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि एक्सेस गिवन है, इसमें तो एक BR छोड़ दिया, एक CL छोड़ दिया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ही डिफरेंट ले लिया, तो आंसर तो यही हो सकता है बस, क्योंकि एक्सेसिव गिव। तो ये किस तरह से आया वो मैंने आपको रेजोनेंस करके बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर हमें रिपोर्ट करना होगा 1। नेक्स्ट आते हैं, इसके भाषण देखते हैं क्या क्वेश्चन। ये एक कंपाउंड हमें NO2 SnHCl रिडक्शन करता है, ए जो बन जाएगा वो एनिलीन बन जाएगा, बेंजीन पर NH2, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन NaNO2HCl, लो टेम्परेचर देना चाहिए था इनको 0 to 5, ये लो टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट मिलेगा डाइएजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस डाइएजोनियम सॉल्ट को अगर इथेनॉल से रिएक्शन करते तो ये इसका रिडक्शन कर, एक इथेनॉल मिल जाता है, ये वाले H यहाँ पर आकर एक मिल जाता है बेंजीन। डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ दो कंपाउंड बेंजीन बनाते हैं, H3PO2 एंड C2H5OH, तो उनमें से एक C2H5OH दे, C हमारा बेंजीन है। इस क्वेश्चन में आंसर हमें C मतलब बेंजीन रिपोर्ट। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है हमें। A जो प्रोडक्ट मिला, करते हैं शुरू, जो NO2 ग्रुप है वही वाला क्वेश्चन रिपीट है, SnHCl से पहले तो बन जाएगा एनिलीन, बेंजीन NH2, ये SnHCl से रिएक्शन करने के बाद इस कंपाउंड को SnHCl से रिएक्शन पर एनिलीन बना, फिर डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराकर डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर हमने इसे सैंड में रिएक्शन कर दिया CuCl के साथ HCl की प्रेजेंस में, जब इसको हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता। इस क्लोरोबेंजीन को जब हम सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन, तो वर्ड्स रिएक्शन आपने सुन रखा है बड़ी अच्छी, RCl दोनों से R सिंगल बॉन्ड R जुड़ जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, ये कंपाउंड। तो सोडियम ड्राई ईथर जो बना, इसका हमें इनफैक्ट इस क्वेश्चन में क्या बताना है, मोलर मास बताना है, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये। इस कंपाउंड का जो हमने बनाया, फाइनली क्या बनाया, ये बनाया। क्वेश्चन इनफैक्ट ये है, अधूरा ये लग गया क्वेश्चन ये कि इसका आप मोलर मास बताओ, तो आप इसका मोलर मास निकाल लो, जो C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, बेंजीन का C6H6 का 78 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि दो हाइड्रोजन हटा रखे हैं, माइनस, तो जो हमारा इसमें आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये हो गया 16, 156 माइनस 2 इज इक्वल टू 155। इंटीजर जो लिखना पड़ेगा 154 लिखना पड़ेगा, ये होगा इस क्वेश्चन का हमारा एलान, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, इंटीजर लिखनी है 154। आप नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन। अब इसमें
कंपेयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, उनमें कितना ज्यादा गैप है, ये स्क्वायर प्लेनर में, ये ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में भी ऐसे ही कुछ अलग हो। तो जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव या सबसे ज्यादा गैप जो आता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आता है। और ये डेल्टा नॉट की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है। अगर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में, और सबसे कम टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले तो आप इन कॉम्प्लेक्सेस को चेक करो। कॉम्प्लेक्सेस को चेक करोगे तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। कैसे पता चलता है ऑक्टाहेड्रल? 6 लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स, लिगेंड तो 3 है लेकिन बाइडेंटेट है। ईन का मतलब ये हो गया कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि 3 लिए 6 लोन पेयर डोनेट करेगा एक सेंट्रल मेटल को, तो ऑक्टाहेड्रल देखते ही पता चल जाता है। ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर है। तो सबसे ज्यादा तो हो गया भाई इसका, सबसे पहली बात तो ये हो। सेकंड इज मोस्ट, आंसर तो पता चल गया पहले से ही, अगर तीसरी बात किसी को पता है बहुत अच्छी तरह, तो आंसर तो 2 है। अब स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हम लीगेंड की स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है उतना ज्यादा डेल्टा नॉट होती है। डेल्टा की वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू, इस बात पर डिपेंड करती है कि लीगेंड कितना स्ट्रॉन्ग। इनमें स्ट्रॉन्ग लीगेंड है हमारा सीएन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये वीक लीगेंड। एक और बात पर डिपेंड करती है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, सेंट्रल एलिमेंट के चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा हो। 3 बातें, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल होना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डिसाइड करता है। दूसरे नंबर पर लीगेंड की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। तीसरे नंबर पर सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज कितना ज्यादा है, इससे पता। तो ये थ्योरी थोड़ी सी याद रख लेना। स्प्लिटिंग एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड के साथ रिलेट करती है, चार्ज ऑफ कैटायन पर भी डिपेंड। दूसरी बात क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी में डेल्टा एसपी मतलब स्क्वायर प्लेनर, डेल्टा ओ, और इससे भी कम कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल, डेल्टा टी। टेट्राहेड्रल वाला है नहीं यहाँ पर, तो अगर होता ये चेक करना पड़ेगा सीयू को। सीयू जो आता है, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है तो ये डी का एक खाली हो जाएगा, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। तो जो ऑर्डर आएगा हमारा, सेकंड सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फोर्थ, फिर थर्ड। आंसर हमें 2 डिसाइड करना पड़ेगा। दैट मींस में इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था हमारा 2। तो चलो ये क्वेश्चंस थे। अब इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मैंने कर दिए डिस्कस। मैं नहीं समझता कि कोई एक और कोई क्वेश्चन इसमें बचता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे, रिवाइज करोगे तो फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आगे मिल। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।